आज हम बात करेंगे तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड के बारे में। हम आपके साथ इस वीडियो में आईपीओ की सारी डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के इस आईपीओ को लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंपनी के बारे में और साथ में इसकी इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस आईपीओ को लाने के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि ये आईपीओ किस लिए आ रहा है और इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करेगी कंपनी वो इनकी एक दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसके कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा इनकी एक R&D फैसिलिटी है वडोदरा में जिसके कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स को इस पैसे से फंड किया जाएगा और साथ में ये बाकी का जो पैसा होगा उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी 1996 में बनी थी और इसका पूरा नाम है तत्व चिंतन फार्मा केम लिमिटेड। ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स जिनको SDAs के नाम से भी जाना जाता है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जिनको हम PTCs भी कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है और कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। ये जियोलाइट्स के लिए SDAs बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी और एक अकेली कंपनी भी है। इसके अलावा ये इस प्रोडक्ट सेगमेंट में दुनिया में सेकंड नंबर पे आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बनाती है। टोटल 154 प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, जिनको आप 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन 4 मेन कैटेगरीज को हम एक एक करके थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स की, जिनको हम SDAs के नाम से भी जानते हैं। SDAs फाइनेंशियल ईयर 21 में जो कंपनी की टोटल सेल्स हुई थी उसकी 40% जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। SDAs का काम होता है जियोलाइट्स के सिंथेसिस में। ये जियोलाइट्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं जिनको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एज कैटलिस्ट, एज एब्जॉर्बेंट्स। फिर इसको ऑटो मार्केट में भी इस्तेमाल किया जाता है एमिशन कंट्रोल के लिए। दूसरी कैटेगरी है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की, जिनको हम PTCs के नाम से भी जानते हैं। इनका इस्तेमाल होता है किसी भी रिएक्टेंट को एक फेज से दूसरे फेज में माइग्रेट करने के लिए, जब हम किसी हेट्रोजेनस मल्टीफेज सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। इनका मेनली काम होता है ग्रीन केमिकल एप्लीकेशंस में, ताकि रेजिडुअल वेस्ट को कम किया जा सके और यूज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी रिड्यूस किया जा सके। इस प्रोडक्ट सेगमेंट से कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल 27% की सेल्स रिसीव हुई थी। कंपनी की अगली प्रोडक्ट सेगमेंट है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स फॉर सुपर कैपेसिटर बैटरीज। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिनको सुपर कैपेसिटर बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। इन बैटरीज को ऑटोमोबाइल बैटरीज में यूज किया जाता है और साथ में कुछ और टाइप की बैटरीज में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी में होने वाली टोटल सेल्स का 1% हिस्सा इस सेगमेंट से जनरेट किया था कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में। एक आखिरी प्रोडक्ट कैटेगरी है फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की। जो प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इंटरमीडिएट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट्स के बनाने के लिए। इसके अलावा कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है उनका इस्तेमाल किया जाता है डाइज, पिगमेंट्स, पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस सेक्टर्स में। कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो फाइनेंशियल ईयर 21 में जनरेट हुआ था उसका 30% रेवेन्यू यहाँ से रिसीव हुआ था कंपनी को। कंपनी के काफ़ी सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं, जिनमें कुछ नाम हैं मर्क, एशियन पेंट्स, आइपॉक्स केमिकल्स KFT, लॉरस लैब्स लिमिटेड, टोसो एशिया, SRF लिमिटेड, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, ओत्सुका केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, डिवीज लेबोरेटरीज, हॉक्स केमिकल कंपनी, जियांगसू गोताई सुपर पावर न्यू मटेरियल्स कंपनी एंड जेट केम एटसेट्रा। इसके अलावा मार्च 2021 में कंपनी के 47% कस्टमर्स कंपनी के साथ 5 साल से कम रहे हैं, मगर बाकी के 53% कस्टमर्स कंपनी के साथ 5 साल से ज्यादा से एसोसिएटेड हैं। कंपनी 4 टाइप के मेन रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करती है, जिनका नाम है टर्शरी अमाइंस, एल्कलाइड्स, जनरल सॉल्वेंट्स और जनरल एंड फाइन केमिकल्स। टर्शरी अमाइंस को सोर्स किया जाता है US से,
जर्मनी से और चाइना से। बाकी सब कुछ को डोमेस्टिकली सोर्स किया जाता है। इस कंपनी के पास 2 मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, अंकलेश्वर और दहेज में इन गुजरात। इस कंपनी के पास 2 होली ओन्ड सब्सिडरीज भी हैं यूएस और नीदरलैंड्स में, ताकि इसके प्रोडक्ट्स को ये मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट कर सके उन रीजन्स के अंदर। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच कंपनी की इंस्टॉल्ड रिएक्टर कैपेसिटी 160 किलोलीटर से ग्रो करके 280 किलोलीटर्स तक पहुंच गई और इसकी असेंबली लाइंस इंक्रीज हो गई 10 से 17 लाइंस में इन द सेम पीरियड। उसके अलावा कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 21 में 68.85% थी फॉर रिएक्टर्स एंड 54.5% थी असेंबली लाइंस के लिए। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 19 में 22 न्यू प्रोडक्ट्स बनाए, फाइनेंशियल ईयर 20 में 15 न्यू प्रोडक्ट्स बनाए और फाइनेंशियल ईयर 21 में 16 न्यू प्रोडक्ट्स बनाए। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में। तो आपको मैं अब लेके चलती हूँ एक चार्ट की तरफ। आप इस चार्ट पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसके लिए एक्सपेक्टेशन है कि ये $293 बिलियन पे पहुंच जाएगी 2024 तक, जिसके अंदर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12.1% का, और कमोडिटी केमिकल्स की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10.1% की। स्पेशलिटी केमिकल्स की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11.2% की बाय द ईयर 2024। इसके अलावा मेक इन इंडिया कैंपेन और चाइना +1 स्ट्रैटेजी, इनको हम क्रेडिट दे सकते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। ग्लोबल पीटीसी मार्केट का ग्रोथ रेट CAGR 5.2% पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि इसको $1.328 बिलियन की इंडस्ट्री बना देगा 2024 तक। इस इंडस्ट्री के मेन ड्राइवर्स हैं राइज इन डिमांड फॉर ड्रग्स, हेल्थ केयर, जो कि ग्लोबल एजिंग पॉपुलेशन की वजह से हो रही है, इंक्रीज्ड फोकस ऑन हेल्थ की वजह से, हाइजीन की वजह से, और राइज इन डिमांड फॉर एग्रोकेमिकल्स की वजह से हो रही है। क्वार्ट्स का ग्लोबल मार्केट, क्वार्ट्स का मतलब हुआ क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स, और इसके साथ साथ जियोलाइट्स, इनकी भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 6.8% की, जो इस इंडस्ट्री को $1.339 बिलियन तक लेके जाएगी 2024 तक। इस इंडस्ट्री के मेन ड्राइवर्स हैं राइज इन डिमांड फॉर सैनिटाइजिंग, डिसइंफेक्टिंग, डिटर्जेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, राइज इन डिमांड फॉर पेंट्स ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, और साथ में राइज इन डिमांड फॉर एग्रोकेमिकल्स एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ग्लोबल सुपर कैपेसिटर मार्केट के बारे में, जिसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है CAGR 26% का, जो कि इस सेक्टर को $4.4 बिलियन पे 2024 तक लेके जा सकता है। इसके मेन ड्राइवर्स हैं डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइजिंग पेनिट्रेशन ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइज इन डिमांड फॉर ग्रिड एनर्जी स्टोरेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, रैपिड मेट्रो रेल नेटवर्क एक्सपेंशन इन इंडिया। अब बात करते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मेक इन इंडिया मूवमेंट और चाइना प्लस मूवमेंट की वजह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसका एक रीज़न ये भी है कि रिसेंटली अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इमर्ज कर रहा है एज अ ग्लोबल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब। उसके अलावा इस कंपनी को एक बेनिफिट और ये मिलेगा कि ये कंपनी लीडिंग ग्लोबल मेकर है PTCs की, जिनका इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। राइजिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से मोर एफिशिएंट, मटेरियल एफिशिएंट केमिकल प्रोसेसेस का डिमांड अब बढ़ता जा रहा है अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। तो इस वजह से इसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे कि फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये कंपनी लार्जेस्ट मेकर है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स की सुपर कैपेसिटर बैटरीज के लिए इंडिया में। इस सेगमेंट को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क्स इंडिया के अंदर, ये सब कुछ इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी इनको पुश कर रही है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं
कि ग्रोथ का मोमेंटम फार्मा, एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और डाइज, पिगमेंट सेक्टर्स, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। कंपनी में इन्वेस्ट करने के सिर्फ यही फायदे नहीं हैं, कुछ और भी हैं, जैसे कि कंपनी की 70.58% सेल्स एक्सपोर्ट से आती हैं, जो कि कंपनी 25+ कंट्रीज में करती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कंपनी सेल्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और कंपनी के 508 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं, जिनमें से 54% तत्व के साथ एसोसिएटेड हैं फॉर मोर देन 5 ईयर्स, जिससे कि कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है। एंड में हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखाया है इन द रीसेंट पास्ट, रेवेन्यूज और पैट के मामले में। कंपनी का रेवेन्यू और पैट का CAGR जो फाइनेंशियल ईयर 19 से अब तक का रहा है, वो रहा है 21.7% और 59.5% का रिस्पेक्टिवली। कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इन टर्म्स ऑफ ROE ऑल्सो, जो कि 31 से 32% का रहा है इन द लास्ट 2 ईयर्स। अब बात करते हैं कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करने के नेगेटिव्स के बारे में, इसके इन्वेस्टमेंट कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि 57% ऑफ सेल्स के बराबर है, और कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी बना रहता है रॉ मटेरियल की प्राइसिंग और सप्लाई की वजह से। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस होते हैं उनको फिक्स किया जाता है परचेज के टाइम पे, परचेज ऑर्डर के टाइम पे, और कंपनी के पास कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो रॉ मटेरियल की बढ़ती हुई कॉस्ट को कस्टमर्स के ऊपर पास कर सके। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स ने 47% ऑफ सेल्स के करीब जनरेट किए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी की कस्टमर कंपनी को छोड़ के जाता है तो वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। कंपनी का काम कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कंपनी में हैजार्डस प्रोसेसेस और केमिकल्स का यूज काफी ज्यादा होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। तो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं इस इंडस्ट्री में। तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंसर्न बढ़ती जाएगी, इस इंडस्ट्री के लिए, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस IPO की ओपनिंग डेट है 16 जुलाई 2021 की, और इसकी क्लोजिंग डेट है 20 जुलाई 2021 की। ये एक बुक बिल्ट इशू IPO है और इसका मार्केट लॉट 13 शेयर्स का है। इसका जो IPO प्राइस है वो 1073 से 1083 रुपीज पर इक्विटी शेयर के बीच रेंज कर रहा है। इसकी लिस्टिंग डेट है 29 जुलाई 2021 की, और इसका इशू साइज है 500 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 225 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 275 करोड़ का। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ढेर सारे IPO रिलेटेड वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको एक बार याद दिला दें, ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.